रेत में दबी हुई चीखें, रेगिस्तान की हवाएं अजीब होती है। कभी ठंडी लगती हैं, कभी इतनी गर्म कि इंसान का वजूद झुलस जाए। दुबई से बहुत दूर एक पुरानी रियासत थी, अलनूर, जहां सोने से भी कीमती चीज शेख यूसुफ का हुक्म माना जाता था। यूसुफ के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल के अंदर एक गहरी सर्दी थी। वह भरोसा नहीं कर पाता था किसी पर। वजह भी थी। 20 साल पहले उसने एक भारतीय व्यापारी ओमकार त्रिपाठी को धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया था। वास्तविकता यह थी कि असली दोषी कोई और था, लेकिन राजनीति और सत्ता के खेल में एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। ओमकार वहीं जेल में मरा। उसका बेटा आर्यन उस वक्त केवल 8 साल का था। वो हर रात अपनी माँ की गोद में बैठकर कहता था, अम्मा, मैं एक दिन उस शेख से उसका सब कुछ छीन लूंगा। वक्त बीता। आर्यन बड़ा हुआ, पढ़ा और फिर एक दिन उसे मौका मिला एक टेक्निकल कंपनी में जॉब के सिलसिले में अलनूर जाने का। वही रियासत जहां उसके पिता की चीखें दबी थीं। आर्यन अब 28 साल का था, समझदार, शांत और भीतर से ज्वालामुखी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बदले की आग में जलती थी, मगर बाहर से वह विनम्र, पेशेवर और सभ्य दिखता था। वो अल नूर पैलेस पहुंचा, जहां उसे शेख के महल के इंटीरियर और सुरक्षा सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का प्रोजेक्ट मिला था। महल का पहला दृश्य ही दिमाग में दर्ज हो गया। रेगिस्तान के बीच सोने जैसा चमकता महल, विशाल दरवाजे और चारों ओर ऊंटों की लंबी कतारें। वह अंदर गया और तभी सामने आई जैनब यूसुफ। जैनब शेख की इकलौती बेटी, काले बाल, हल्की जैतूनी त्वचा और आंखों में ऐसा सुकून जैसे रेगिस्तान की ठंडी रात। वो बाहर से रॉयल थी, लेकिन भीतर से बेहद सरल और झिझियासू। जब उसने आर्यन को पहली बार देखा तो पूछा, आप भारत से आए हैं? जी, मुंबई से। वहाँ बारिश बहुत होती होगी ना? हाँ, इतनी कि रेत भी रो पड़े अगर यहाँ तक आ जाए। जैनब हल्के से मुस्कुराई। आपकी बातों में अजीब सी मिठास है। आर्यन बोला, रेगिस्तान में रहकर भी इंसान को मीठा बोलना पड़ता है, वरना प्यास और बढ़ जाती है। वो दिन बस यूं ही बीत गया, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य धागा बुन चुका था। शेख यूसुफ एक सख्त शासक था। वो किसी भी अजनबी को अपनी बेटी के आसपास देखना पसंद नहीं करता था। जब उसने आर्यन को जैनब के साथ हंसते देखा तो आंखों में शक उतर आया। उसने अपने सिपाहसालार से कहा, उस लड़के पर नजर रखो, उसकी आंखों में कोई और मकसद है। उसे क्या पता था कि वही मकसद 20 साल पुराना हिसाब था। रात में आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने जेब से एक पुरानी काली तस्वीर निकाली। उसमें उसके पिता थे, पुलिस की गाड़ी में बैठे, सिर झुका हुआ, पीछे अखबार की कटिंग। भारतीय व्यापारी को गबन के आरोप में जेल। आर्यन की आंखें भर आईं। वो बोला, शेख यूसुफ, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, जैसे तुमने मेरा छीना। लेकिन किस्मत को एक और खेल खेलना था, क्योंकि जिसे वह निशाना बनाना चाहता था वही उसका दिल बनने वाली थी। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन और जैनब के बीच गहरी बातचीत होने लगी। वो उसे भारत की कहानियां सुनाता, नदियों का जिक्र करता और जैनब कहती, यहाँ तो बस रेत है, पानी भी खारा है, पर तुम्हारी बातों में कुछ ऐसा है जो ठंडक देती है। एक शाम रेगिस्तान की धूल भरी हवा में जैनब ने कहा, अगर कभी मौका मिले तो मुझे भी भारत दिखाना। आर्यन मुस्कुराया। वादा रहा। वो नहीं जानती थी कि इस वादे के पीछे बदले की लकीर छिपी थी। एक रात शेख के महल में चोरी की कोशिश हुई। आर्यन ने सुरक्षा सिस्टम को तुरंत कंट्रोल किया और पूरे नेटवर्क को बचा लिया। अगले दिन शेख ने उसे बुलाया। तूने अच्छा काम किया लड़के, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। आर्यन ने सिर झुका लिया। धन्यवाद सर। लेकिन उस रात जैनब ने अपने कमरे की बालकनी से आर्यन को देखा। वो चांद की रोशनी में बैठा कुछ लिख रहा था। वो पास आई, पूछा, क्या लिख रहे हो? शायद वो बातें जो कभी कह नहीं पाया। रेगिस्तान की सुबह कुछ ज्यादा ही शांत होती है। धूप जैसे रेत पर उतरते ही फैल जाती है और हवा के हर झोंके में एक अजीब सी नमी छिपी होती है, जो न आंखों से दिखती है न शब्दों से समझ आती है। आर्यन अब कई हफ्तों से अलनूर पैलेस में काम कर रहा था। सिस्टम अपडेट, सिक्योरिटी रीसेट, सब कुछ लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन उसके अंदर की एक सिस्टम फाइल अब भी ओवरलोडेड थी। बदला और भावनाएं दोनों साथ चल रहे थे। एक दिन आर्यन महल के पिछवाड़े वाले बाग में कुछ काम देख रहा था। वहां एक नन्हा गुलाब का पौधा लगा था,
जमीन सूखी थी, पत्तियां झुकी हुई। वो झुककर मिट्टी को पानी देने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, आप तकनीशियन हैं या माली भी? जैनब थी, सफेद अबाया में, हाथ में कॉफी का कप लिए। आर्यन ने हंसते हुए कहा, जब मिट्टी प्यासे हो तो काम का नाम नहीं देखा जाता। जैनब बोली, तो आपको भी कभी प्यास लगती है? आर्यन मुस्कुराया, हर इंसान को लगती है, फर्क बस इतना है, कोई पानी से बुझा लेता है, कोई इंसान से। उस पल कुछ ऐसा हुआ कि हवा थम सी गई। जैनब की आंखों में कुछ चमका, शायद पहली मोहब्बत की झलक। जैनब को अब आर्यन का इंतजार रहने लगा था। वो हर रोज बहाने बनाती, कभी सिक्योरिटी सिस्टम समझने का, कभी तकनीक सीखने का। शेख की नजर से बचकर वो महल के पुराने हिस्से में आर्यन से बातें करती। एक दिन उसने पूछा, आप इतने गहरे क्यों बोलते हैं, जैसे हर शब्द के पीछे एक कहानी हो? आर्यन ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे हर शब्द में एक अधूरी दुआ है। जैनब की मुस्कान धीमी हो गई। आपके भीतर दर्द है, लेकिन आप दिखाते नहीं। दर्द को दिखाना आसान है, छिपाना मुश्किल। वो शाम उनके बीच खामोशियों में खो गई। दूसरी ओर शेख यूसुफ कुछ बेचैन रहने लगा था। उसे लगता था कि कोई पुराना साया उसके महल के अंदर घूम रहा है। वो अक्सर अपनी पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड देखने लगा। जेल केस, भारत वाले दस्तावेज, पुराने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। और फिर एक रात उसे एक नाम दिखा, ओमकार त्रिपाठी। वो देर तक उसी फाइल को घूरता रहा। ये सब बीते वक्त की बातें हैं, पर उसके अंदर कुछ हलचल होने लगी थी। उसे एहसास नहीं था, बदले की आग अब उसके घर के अंदर जल रही थी। उस रात आर्यन को एक पार्सल मिला, मुंबई से आया हुआ। अंदर एक खत था उसकी माँ का, बेटा मैंने सुना है तू अब उस देश में है जहाँ तेरे बापू का नाम मिटा दिया गया था। बदला लेना अगर जरूरी हो तो ले बा, मगर इस बार किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि इंसान को इंसाफ दिल से लेना चाहिए, नफरत से नहीं। आर्यन ने खत सीने से लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। अम्मा शायद मैं दोनों करूंगा, इंसाफ भी और प्यार भी। दूसरे दिन जैनब ने आर्यन को छत पर बुलाया। वो बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो किसी से कहोगे नहीं। वादा, जैनब ने कहा। मैं अपने पिता के फैसलों से खुश नहीं हूँ। उन्होंने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया है और मुझे उस सब की सजा जैसे मिल रही है। मैं इस महल में बंद हूँ, जैसे सुनहरी कैद में। कभी कभी सोचती हूँ कोई आए और मुझे यहाँ से दूर ले जाए। आर्यन का दिल कांप गया। उसे लगा जैसे जैनब के शब्द सीधे उसके बदले की जड़ तक पहुँच गए। वो वही कह रही थी जो उसके पिता ने भी कहा होता, न्याय चाहिए। लेकिन फर्क था, आर्यन इंसाफ के लिए आया था और वो मुक्ति चाहती थी। दिन गुजरते गए। आर्यन अब जैनब से दूर रहने की कोशिश करने लगा। हर मुलाकात उसे और कमजोर बना रही थी। वो खुद से कहता, मत भूल आर्यन, ये उसी की बेटी है जिसने तेरा सब कुछ छीना था। लेकिन जब भी जैनब की आंखें दिखती, ये आवाज कहीं खो जाती। एक रात रेगिस्तान में रेत का तूफान उठा। महल के सारे सिस्टम फेल हो गए। आर्यन ने सब कंट्रोल किया, लेकिन बिजली चली गई। जैनब अपने कमरे में अकेली थी। डर में उसने आर्यन को बुला लिया। वो अंदर आया। रोशनी सिर्फ मोमबत्ती की थी, रेत की गंध और सन्नाटा। जैनब ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है जैसे आप ही मेरा सुकून है। आर्यन ने आंखें झुका ली। मैं सुकून नहीं हूँ, तूफान हूँ, तो मुझे उड़ जाने दो। उनके बीच सिर्फ रेत की आवाज थी और एक ऐसा एहसास जो अब लौट नहीं सकता था। अगले दिन किसी ने शेख को एक तस्वीर दिखाई, आर्यन और जैनब की, रेत के तूफान की रात की। शेख का चेहरा पत्थर बन गया। मुझे धोखा दिया इस लड़के ने। उसने गार्ड्स को बुलाया। कल सुबह तक वो यहाँ से चला जाए, हमेशा के लिए। जैनब को जब पता चला तो वो पिता के सामने जा खड़ी हुई। आप उसे निकाल नहीं सकते, वो तुम्हारे लायक नहीं। और आप, क्या आपने कभी सोचा मैं क्या चाहती हूँ? शेख का चेहरा खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। रेगिस्तान में मौसम बदलना मुश्किल है। यहाँ दिन आग बनता है और रातें बर्फ। पर जो सबसे मुश्किल है, वो है दिल के मौसम को बदलना। आर्यन अब महल छोड़ चुका था। उसने जैनब को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अपने दिल में नहीं। वो शहर के एक साधारण होटल में ठहरा था, अपनी अगली चाल सोचते हुए। उसे अभी भी शेख यूसुफ से अपने पिता का बदला लेना था, लेकिन अब उसके मन में सवाल था, क्या वो किसी की बेटी की खुशी कुर्बान कर देगा, सिर्फ अतीत की नफरत के लिए? जैनब कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली।
शेख ने कई बार बुलाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की से रेगिस्तान को देखती रहती। जहाँ कभी आर्यन खड़ा हुआ करता था, रेत में कुछ खोजता हुआ, उसके कमरे की दीवारों पर अब कोई रंग नहीं बचा था, सिर्फ यादों का साया था। एक दिन उसने अपनी नौकरानी से कहा, अगर कोई पूछे तो कहना मैं अलनूर की बेटी नहीं, किसी अधूरे किस्से की परछाई हूँ। शेख यूसुफ को अब रातों में नींद नहीं आती थी। उसे बार बार अपने अतीत के चेहरे दिखाई देने लगे। ओमकार त्रिपाठी का चेहरा जेल की सलाखों के पीछे से झांकता हुआ। वो अपने ऑफिस में बैठा पुराने केस की फाइल देख रहा था। उसमें लिखा था, एविडेंस प्रोवाइडेड बाय यूसुफ ट्रेड पार्टनर हामिद करीम। शेख की आंखें चौंधिया गईं। हामिद करीम? वो वही व्यक्ति था जिसने झूठे सबूत बनवाए थे और उसी के कहने पर ओमकार को फंसाया गया था। शेख ने धीरे से कहा, क्या मैंने सच में एक निर्दोष आदमी को मार दिया? उसका सीना भारी हो गया। वो अपने आप से लड़ने लगा। अगर वो लड़का आर्यन उसी का बेटा हुआ तो? उसने तुरंत अपने आदमी को भेजा। मुझे उस भारतीय तकनीशियन की पूरी जानकारी चाहिए, आज ही। अगले दिन रिपोर्ट उसके सामने थी। फाइल खुलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नाम, आर्यन ओमकार त्रिपाठी, जन्म स्थान मुंबई, भारत, पिता ओमकार त्रिपाठी, पूर्व व्यवसायी, मृत्युदंड के समय कैदी। शेख के हाथ कांप उठे। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। हे खुदा, मैंने अपने गुनाह के बेटे को अपने घर में जगह दी। उसके सीने में दर्द उठा। वो पहली बार टूटा था, सत्ता के नहीं, सच के सामने। जैनब को जब पता चला कि आर्यन चला गया है और पिता ने उसकी पहचान जान ली है, वो खुद शहर चली गई, बिना किसी को बताए। सिर्फ एक काली कार और उसके पीछे उड़ती रेत। वो होटल पहुंची जहां आर्यन ठहरा था। दरवाजा खोला। आर्यन उसे देखकर चौंक गया। जैनब, तुम यहाँ? हाँ, क्योंकि मेरे दिल ने कहा अगर अब नहीं मिली तो कभी नहीं। आर्यन ने पीछे हटते हुए कहा, जैनब अब सब खत्म है। तुम्हारे पिता को सच्चाई पता चल गई है। तो क्या हुआ? सच्चाई अगर हमें तोड़ दे तो वो सजा नहीं, इम्तहान होती है। आर्यन की आंखों में दर्द उतर आया। मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसने तुम्हारे पिता की बद्दुआ झेली, और मैं उस आदमी की बेटी हूँ जिसने तुम्हारे पिता का इंसाफ छीना। दोनों चुप। फिर जैनब ने कहा, तो चलो अब दोनों एक दूसरे को माफ कर दे। आर्यन ने सिर झुका लिया। काश दिल इतनी आसानी से माफ कर पाता। उसी रात महल के बड़े हॉल में सभा बुलाई गई। शेख यूसुफ ने सबके सामने कहा, आज मैं एक गुनाह कबूल करता हूँ। 20 साल पहले मैंने एक निर्दोष भारतीय व्यापारी को झूठे इल्जाम में फंसाया। उसका बेटा आज मेरे सामने खड़ा है, आर्यन त्रिपाठी, और मैं चाहता हूँ कि ये रियासत अब उसी के नाम हो। सारा हॉल सन्न रह गया। आर्यन अवाक रह गया। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बेटी को भी तेरे हवाले करता हूँ। नहीं! आर्यन चीखा। प्यार का रिश्ता इनाम नहीं होता और माफी सौदे में नहीं दी जाती। वो आगे बढ़ा, शेख के पैर छुए। आपने जो गुनाह किया उसकी सजा वक्त ने दे दी। मैं अब किसी का घर नहीं लूटना चाहता। मैं बस अपने पिता का नाम साफ करना चाहता था, और वो आज हो गया। शेख की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मुझे माफ कर दे। आर्यन ने कहा, आपको माफ किया, मगर अब मुझे जाना होगा। जैनब पीछे से बोली, और मैं? तुम अब अपने पिता की बेटी नहीं, उनके दिल की राहत हो। उनके साथ रहो। कुछ महीनों बाद अल नूर में एक चमत्कार हुआ। रेगिस्तान में अचानक बारिश हुई। लोग कहते थे सालों बाद ऐसा हुआ है। महल के बाग में वही गुलाब का पौधा अब खिल चुका था जिसे आर्यन ने पानी दिया था। जैनब हर सुबह उसे देखने जाती और कहती, वो गया नहीं, वो इस मिट्टी में रह गया। मुंबई की रातों में ठंडी हवा चल रही थी। समुंदर की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं। आर्यन बालकनी में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। वो वही आसमान था जो कभी दुबई के अलनूर पैलेस के ऊपर फैला था। पर अब उस आसमान में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ यादें और जैनब। आर्यन और जैनब ने मिलकर अल नूर फाउंडेशन को नई ऊंचाई दी। जहां पहले सिर्फ मदद के हाथ बढ़ाए गए थे, अब वहां दुनिया भर से छात्र, डॉक्टर, वकील और समाज सेवी जुड़ने लगे। हर दिन सैकड़ों बच्चों के लिए नया स्कूल खुलता। हर हफ्ते किसी गांव में इंसाफ का नया अध्याय लिखा जाता। लोग कहते, कभी जो रिश्ता बदले से शुरू हुआ था, अब वही इंसाफ की पहचान बन गया। लेकिन जहां शांति होती है, वहां परीक्षा भी आती है। एक दिन दुबई से एक खबर आई, अलनूर फाउंडेशन पर धोखाधड़ी का आरोप।
मीडिया में तहलका मच गया। कहा गया कि ट्रस्ट के फंड से हथियारों की खरीद की जा रही है। आर्यन को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया गया। जैनब हैरान थी। आर्यन, यह कौन कर सकता है? सब रिकॉर्ड साफ है। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, वो लोग जिन्हें नफरत से फायदा होता है। उसने सबूत जुटाने शुरू किए, हर लेन देन, हर मेल, हर फाइल। लेकिन किसी ने सब डिजिटल रिकॉर्ड बदल दिए थे। यह वही खेल था जो कभी उसके पिता ओमकार त्रिपाठी के साथ खेला गया था। इतिहास दोहराया जा रहा था। इसी बीच शेख यूसुफ बीमार पड़ गए। जैनब तुरंत दुबई पहुंची। हॉस्पिटल के कमरे में शेख साहब का चेहरा अब भी शांत था, पर आंखों में एक अधूरी चिंता थी। उन्होंने जैनब से कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं देखूंगा, पर एक वादा लेता हूँ। आर्यन को अकेला मत छोड़ना, वो अब मेरा बेटा है। जैनब की आंखों में आंसू भर आए। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा, अब कोई झूठ नहीं जीतेगा। कुछ ही दिनों बाद शेख यूसुफ चल बसे। उनकी वसीयत में लिखा था, मेरी तमाम दौलत अल नूर फाउंडेशन को दी जाती है। दुनिया स्तब्ध रह गई, लेकिन इसी वसीयत ने दुश्मनों को और भड़का दिया। आर्यन अब दुबई में था। वो अदालत में खड़ा था। वही अदालत जहां उसके पिता को बेगुनाही के बावजूद दोषी ठहराया गया था। आज वही आर्यन उस इतिहास को बदलने आया था। वकील ने कहा, मिस्टर आर्यन, क्या आप स्वीकार करते हैं कि ये दस्तावेज आपने साइन किए थे? आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, पर उन्हें जिस मकसद से बदला गया वो मैंने नहीं किया। अदालत में चुप्पी छा गई। तभी एक स्क्रीन जली और उसमें दिखा हैकर लॉग फाइल, जिसमें असली अपराधी का नाम था रईस खालिद, जो शेख यूसुफ का पुराना बिजनेस पार्टनर और दुश्मन था। वो सबके सामने पकड़ा गया। अदालत ने आर्यन को बरी कर दिया और अल नूर फाउंडेशन को फिर से वैध घोषित किया। उस रात आर्यन कोर्ट से लौटते वक्त दुबई के उसी समुंदर किनारे पहुंचा जहां कभी पहली बार उसने जैनब को देखा था। हवा में नमक और आंसू दोनों घुल गए थे। जैनब ने कहा, अब तो इंसाफ मिल गया, अब क्या दुआ मांगोगे? आर्यन बोला, बस इतनी कि अब कोई बेटा अपने पिता के नाम से शर्मिंदा न हो और कोई बेटी अपने पिता के गुनाह का बोझ न उठाए। जैनब ने उसका हाथ थामा। अगर ये तुम्हारी दुआ है तो इसे मैं अपनी जिंदगी बना लूंगी। कई साल बाद अल नूर फाउंडेशन ग्लोबल समिट के मंच पर दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक और समाज सेवी मौजूद थे। आर्यन और जैनब वहां मुख्य अतिथि थे। उनके पीछे बड़ी स्क्रीन पर लिखा था, Where revenge ended, humanity began। जहां बदला खत्म हुआ, वहीं इंसानियत शुरू हुई। भीड़ में तालियां गूंज उठी। आर्यन ने माइक संभाला और कहा, मेरे पिता निर्दोष थे। मेरी पत्नी के पिता ने मेरे पिता को सजा दी थी, पर हमने दोनों ने मिलकर दुनिया को माफ करना सिखाया। जैनब ने आगे बढ़कर कहा, प्यार का बदला सिर्फ प्यार से लिया जा सकता है और इंसाफ वही है जिसमें इंसानियत जिंदा रहे। रात को दुबई के रेगिस्तान में हल्की हवा चली, लाखों दिए जले। अलनूर फाउंडेशन के स्कूलों में, आश्रमों में और लोगों के दिलों में आर्यन और जैनब एक टीलों पर बैठे थे। जैनब ने आसमान की ओर देखा और बोली, देखो आर्यन, आज फिर रेत पर नमी है। आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि किसी ने फिर से दुआ की है। दोनों ने हाथ जोड़े। रेगिस्तान की आखिरी दुआ में उनकी कहानी हमेशा के लिए लिख दी गई। बदले का रिश्ता, इंसानियत की जीत।